सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस। तो इससे पहले हमने पढ़ी थी साइकोमेट्रिक अप्रोचेस, जिसमें हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में 3 थ्योरीज होती है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ट्रायर्किक थ्योरी एंड पास मॉडल, जो कि हमें पढ़ना है। बट आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, और ये हमारे भाई साहब हार्वर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी दी है। और ये सर ऐसा बोलते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान में सिर्फ एक ही टाइप की इंटेलिजेंस हो, बहुत सारी टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस हो सकती हैं। इसलिए उनकी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, यानी कि एक इंसान के अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंसेस कोएग्जिस्ट कर सकती है। जरूरी थोड़ी है कि आपके अंदर सिर्फ एक ही चीज की इंटेलिजेंस हो, है ना। तो इन्होंने ये बहुत सारी अलग अलग इंटेलिजेंसेस दी है, जिसमें से पहली है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है, यानी कि आपको पता हो कि वर्ड्स को कैसे यूज करना है, राइट वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, राइट सिचुएशन में राइट चीजों को कैसे बोलना है। आपने देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता बोलना क्या है, बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और देते हैं, वो है ना, बात कुछ और थी बताई कुछ और गई, है ना। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मींस यूजिंग द राइट लैंग्वेज। ऐसे लोग ना पोएट्री में, राइटिंग स्किल्स में एंड आजकल कंटेंट राइटिंग में बहुत लोग जिनको इन चीजों की नॉलेज होती है, जिनको पता है कि राइट वर्ड राइट जगह पे कैसे यूज करना है, उनको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल्स। भाई वो बच्चे देखे आर्यभट्ट की औलाद है, मतलब उनको इतनी अच्छी मैथ्स आती है, उनको सभी आता होता है भाई, मतलब कहाँ से इतना दिमाग लाते हैं, राइट। सो इन लोगों के पास इतनी स्किल्स होती हैं कि कोई भी लॉजिकल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल इशूज, साइंस वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे वो साइंस वाले नोबेल प्राइज विनर्स नहीं होते, ये वो वाली इंटेलिजेंस है जो बहुत ही तगड़े लेवल की इंटेलिजेंस रहती है। एंड ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल स्किल्स में और ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मतलब इन सारे कामों में ज्यादा रहता है, मैथ्स एंड साइंस की तरफ ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज स्पेशल। अब इसको लोग स्पैटियल या स्पेशल बोलते हैं, मैं स्पेशल बोलती हूँ, बिकॉज जैसे आप पैटर्न्स वगैरह जो बनाते हो, चीजें बनाते हो, पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना, जैसे हवाई जहाज उड़ाने वाले लोग हो गए, हवा में उड़ा रहे हैं, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना, एक तरीके से अपनी जो आउटसाइड की सराउंडिंग्स है उनकी पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना। सो दैट इज कॉल्ड स्पैटियल इंटेलिजेंस। अगला है आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस। भाई आज के टाइम पे म्यूजिक तो सभी सुनते हैं, तो अगर मैं कुछ ऐसे गाने बजा दूं टिंगलिंगलिंग समथिंग, तो आप समझ जाओगे कि मैंने कौन सा गाना गाया। अगर समझ आता है तो बता देना, टिंगलिंगलिंगलिंग, ओके, ऐसे कुछ करके गाना है, तो इससे स्टार्ट होता है। तो अगर आपको ये समझ आ गया, दैट मीन्स यू हैव अ गुड म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि साउंड से, रिदम से आपको चीजें समझ आ जाती हैं, आप सारे तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हो, या फिर कोई नई ट्यून्स क्रिएट कर पाते हो, ट्यून्स को समझ पाते हो। हमारे ए.आर. रहमान सर के ये सारे इतने अच्छे म्यूजिकल फील्ड में आगे निकले हुए हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू यूज म्यूजिक, हाउ टू अंडरस्टैंड दीज रिदम्स, हाउ टू अंडरस्टैंड दीज वॉइसेस, राइट। इनको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती है, इसलिए हम बोलते हैं दे हैव म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक। अब हमारा ये चला क्यों नहीं ओए, अटक गया सर, छोड़ो। अब बॉडीली काइनेस्थेटिक वाले कौन से होते हैं, जिन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अपनी बॉडी की मूवमेंट्स कैसे करनी है, बॉडी स्ट्रक्चर्स को कैसे हैंडल करना है, बॉडी को किस तरीके से यूज करना है टू काइंड ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब इसमें ना सर्जन्स भी आ जाते हैं, एंड बॉडी रिलेटेड जैसे एथलेटिक्स हो गए, तुमने कहा जो रबड़ की तरह इधर से उधर मुड़, मतलब क्या ही कर लेता है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड बॉडीली काइनेस्थेटिक। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल
इंट्रापर्सनल। देखो इंटर मतलब दूसरे के साथ आपका क्या इंटेलिजेंस है, और इंट्रा मतलब खुद के साथ जो आपकी इंटेलिजेंस है। जब हम बात करते हैं इंटर किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो इसमें आप क्या करते हो, दूसरे इंसान को समझते हो, जैसे आजकल रिलेशनशिप में लोग नहीं समझते एक दूसरे को। उसी तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आप दूसरे इंसान की फीलिंग्स को समझ रहे हो, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो सारे लोग ट्रेंड होते हैं फॉर दिस इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, कि दूसरे के मोटिव्स को समझना, दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, दूसरे के थॉट्स को समझना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एक होता है इंट्रापर्सनल, सबकी जय से पहले खुद की जय करें, यानी कि खुद को समझें। और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड एज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपके अपने थॉट्स कैसे हैं, आपकी अपनी सोच कैसी है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे वो नहीं होते मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं लोग, फिर उनको खुद का आत्मज्ञान आता है ना, सो दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल। आई नो जब मैं रेकी की प्रैक्टिस कर रही थी तो वाइल द मेडिटेशन प्रोसेसेस इट वॉज सो एनलाइटनिंग कि एक एक चीज समझ आ रही थी, मैं कौन हूँ, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। एंड मेरे को ना सबसे ज्यादा एनलाइटनमेंट आती है पहाड़ों पर जाके। व्हेनेवर आई गो टू द माउंटेन्स आई फील लाइक यस ये मेरी जगह है, आई वॉन्ट टू बी हेयर, आई वॉन्ट टू ट्रैवल हेयर। तो वो होता है इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक, जिनको अलग अलग पक्षियों की नॉलेज है, पेड़ पौधों की नॉलेज है, पत्ता देख के बता देते हैं भाई ये इसका पत्ता है ना, ये इस पेड़ का पत्ता है। सो दैट इज कॉल्ड एज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जिनमें होती है उनको फ्लोरा एंड फौना की एक एक चीज के बारे में पता होता है, जैसे जो हंटर्स होते हैं या जो जू में लोग काम करते हैं, मतलब उनको हर चीज के बारे में काफी डिटेल तरीके से पता होता है। सो ये थी हमारे हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। एंड इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, इंटेलिजेंस बहुत सारी हो सकती है। ओके, थैंक यू गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस की सेकेंड थ्योरी, दैट इज ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एंड ये दिया हमारे प्यारे भाई साहब ने, जिनका नाम है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। और जब मैं इसको लर्न करी थी तो रॉबर्ट को मैंने याद किया था रोबोट से। स्टर्न मतलब जो बहुत अकड़ वाला होता है, और बर्ग मतलब बर्गर, तो रोबोट ने बहुत अकड़ा हुआ बर्गर बना दिया। तो ठीक है, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पर आते हैं। तो इसमें ना क्या होता है कि इट फोकसेस ऑन दैट इंटेलिजेंस जिसमें आप अपने इन्वायरमेंट से अडेप्ट करते हो। देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक बच्चा है वो स्कूल जाता है, मतलब हर बच्चा जाता है, बट ये स्कूल बदल के किसी दूसरे स्कूल में जाता है। चलो इसका नाम रजविंदर रख देते हैं, ठीक है। तो रजविंदर का एडमिशन एक नए स्कूल में हो जाता है। अब वहां जाकर रजविंदर को बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसके तो दोस्त ही नहीं है, एक बड़ा सा एनवायरनमेंट है, बहुत सारे ग्रुप्स है। अब रजविंदर भाजी सोच रहे हैं कि यार क्या करें यार, कोई दोस्त ही नहीं बन रहे। तो अब रजविंदर जी दिमाग लगाते हैं और अपनी कॉमेडी स्किल्स यूज करते हैं और बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं, और पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं तो टीचर्स को भी अपना पार्शियलिटी का सौदा बना लेते हैं, राइट। सो सारी टीचर्स जो हैं वो रजविंदर को बहुत पसंद करती है, क्योंकि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट होता है। अभी दूसरी तरफ अगर रजविंदर इस स्कूल एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं हो पाता और सेट नहीं हो पाता, राइट, तो वो कितना ज्यादा उदास हो जाता। तो रजविंदर के अंदर इंटेलिजेंस थी कि उसने अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से शेप कर दिया, और वो उस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट भी हो गया, बल्कि बहुत अच्छे से हो गया कि वो एनवायरनमेंट ही उसके लिए फेवरेबल बन गया। सो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब 3 टाइप्स या कह लो 3 कैटेगरीज होती है, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कंटेक्सचुअल। तो
कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस का दूसरा नाम होता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, हम उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस का दूसरा नाम होता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस आते हैं, आप उनको एनालाइज करते हो और क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फेज 1 होता है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आपके किसी दोस्त का जी हो गया ब्रेकअप, तो फर्स्ट फेज में आप सारी नॉलेज गेन करोगे, लड़की कौन थी, उसने क्या किया, या लड़का कौन था, उसने क्या किया, सारी इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर ली। सेकंड, हायर ऑर्डर या मेटा ऑर्डर मेटा कंपोनेंट, यानी कि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो, थिंकिंग स्किल्स यूज करते हो, दिमाग लगाते हो, प्लानिंग करते हो, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, सारा कुछ, मतलब पूरा फुल ऑन प्लान बना दिया। और थर्ड होता है आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट, यानी कि जो आपने प्लान किया है वो आपने एक्चुअल में कर दिया। एक थोड़ा बोरिंग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अनसीन पैसेज है, वो एक कंपोनेंट है जिसको आप एनालाइज करते हो। तो पहले आप क्या करते हो, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, पूरा पैसेज रीड करते हो, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, अब दिमाग लगाते हो, यार क्वेश्चन में क्या पूछा है यार, कहाँ से ढूंढूं आंसर, और दो आधे बच्चे पैसेज पढ़ते ही नहीं है। एंड द नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस कंपोनेंट, यानी कि आपको वो आंसर सॉल्व कर दिया, आपको वो आंसर को लिखना होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस। अब हमारे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने नेक्स्ट बोला एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। अब देखो ये वन ऑफ माय फेवरेट है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करते हो ताकि आप क्रिएटिव बन सको। देखो साइकोलॉजी में ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ड्स को अगर ब्रेक करके समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। जैसे एक्सपीरियंशियल में एक्सपीरियंस है जो आपकी क्रिएटिविटी के काम आता है। देखो आप जैसे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुके हो, बहुत सारी नई सिचुएशंस को ट्राई आउट कर चुके हो, तो अब उनके ट्रायल की वजह से आप कुछ नया कर पा रहे हो। जैसे आजकल के बच्चे ऑलरेडी इतने सारे रिलेशनशिप्स में धोखे खाए होते हैं कि नए वाले रिलेशनशिप को ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचते हैं, और उनको पता होता है ये प्रॉब्लम आएगी तो हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि पिछले वाले के साथ भी हमने ऐसे ही की थी, राइट। सो क्रिएटिव यानी कि जैसे आपने कोई प्रॉब्लम है जिसको पहले सॉल्व किया हुआ है, तो आप उसी प्रॉब्लम को नए नए तरीके से सॉल्व कर सकते हो, नए नए मेथड्स यूज कर सकते हो, नए तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्योंकि क्रिएटिविटी क्या होता है कि आप सॉल्यूशंस निकाल रहे हो, नए सॉल्यूशंस निकाल रहे हो, नॉवल सॉल्यूशंस निकाल रहे हो। तीसरी इंटेलिजेंस है कॉन्टेक्सचुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या होता है, कंटेक्स्ट, यानी कि अभी की सिचुएशन में आप कितना दिमाग चलाते हो। वो देखते हो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कितना दिमाग चलाते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता कि यार ओहो ये प्रॉब्लम है, ले बेटा ये कर दे। तो वो क्या होता है, बिजनेस सेंस या स्ट्रीट स्मार्टनेस बोलते हैं। जैसे सामने कोई आपका इंटरव्यू लेने आ गया, आप जो सामने से आंसर दे रहे हो वो उसी वक्त काउंटर कर देते हैं। सो वो चीज होती है प्रैक्टिकल, कि आप कंटेक्स्ट के हिसाब से प्रैक्टिकली सिचुएशन को कैसे डील करने वाले हो, या फिर प्रैक्टिकली उस सिचुएशन का सोल्यूशन कैसे निकालने वाले हो, उस चीज को हम बोलते हैं कंटेक्सचुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। आई होप दैट्स क्लियर हो ही गया। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का तीसरा मॉडल होता है, तीसरी थ्योरी है पास मॉडल। ये नहीं कि आप किसी दूसरे को पास कर रहे हो, इसका एक स्पेसिफिक मतलब है, एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड जब मेरा बोर्ड का एग्जाम हुआ था तब तो इस वाले मॉडल ने मेरी जान ले ली थी। एंड ये पेपर में ऐसा अजीब सा लिखा आया, व्हाट इज द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल या फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। एंड इस वाले क्वेश्चन ने तो मेरे दिमाग की ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी अपने पेपर में। एंड फिर एंड में जब 10 मिनट बचे थे तो मुझे याद आया, शिट ये तो पास मॉडल था, और मैं एडिगो सुपर ईगो आगे आएगा वो लिख कर आ गई थी पहले। फिर मैंने जल्दी से बहुत जल्दी
जल्दी जल्दी काटा। एंड मुझे अभी भी याद है मेरे बोर्ड एग्जाम में मेरे 98 मार्क्स आए थे एंड 2 नंबर इसलिए कटे थे क्योंकि मैं ये मॉडल पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी एंड आई गॉट वेरी कंफ्यूज, बट मुझे आता था तो आई नो इसी में ही कटे हैं। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। जो हमारा पास मॉडल है वो 3 लोगों ने मिला के दिया है, जिसमें से एक है जेपी दास। तो दास तो मैं याद कर लेती हूँ उस नाम से कि क्या कहते हैं, जो मतलब सर्वेंट्स बोलते थे ना, सर्वेंट्स को पहले दास बोलते थे। एक हो गया किर्बी और एक हो गया हमारे जैक नागलेरी। नागलेरी को मैं याद कर लेती हूँ सांप से, स्नेक से। ठीक है, तो जेपी दास, किर्बी एंड जैक नागलेरी जो हैं, इन्होंने ये वाला मॉडल हमारा दिया है। तो पास मॉडल में हम ऐसे PASS का मीनिंग जानते हैं कि ये होता क्या है। पास इज P is planning, A is attention or arousal, and S and this is simultaneous and successive processing। ठीक है, तो ये हमारा होता है जब हम पेपर में लिखते हैं ना, तो इसको हमें ऐसे प्रेजेंट करना होता है। बट सबसे पहले हम लोग अटेंशन अराउजल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अटेंशन अराउजल क्या होता है? देखो, आप किसी भी सिचुएशन में गए हो, आप पहले ध्यान दोगे कि ये बंदी क्या बोल रही है, एंड अराउजल होगा तभी आप ध्यान दे पाओगे। जैसे टीचर ने अनाउंस कर दिया कि बच्चों अब तुम्हारा टेस्ट होगा, है ना, एग्जाम होगा, तो उसमें यार तुम बहुत जल्दी अराउज्ड हो जाते हो कि शिट यार अब तो पढ़ना पड़ेगा। एंड जो टीचर बोलती है सब समझ आने लग जाता है, एकदम से सब समझ आने लग जाता है। तो वो क्या होता है हमारा अटेंशन एंड अराउजल। अब देखो, अगर अराउजल बहुत ज्यादा हो गया, एग्जाम में कुछ नहीं कर पा रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, रोने लग गए, एंजाइटी हो गई, ये सारी चीजें हो गई, तो आपका अटेंशन की ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे क्योंकि अराउजल बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ ठीक है यार, रोज पेपर होते हैं, 1 piece of paper will not decide my future, but bro many pieces of paper are going to decide your future। 1 piece तो नहीं होता, बट बहुत सारे एग्जाम्स में अगर यही लेके चलोगे तो गया फ्यूचर। ओके, तो आप क्या करते हो, एकदम ऐसे हो जाता है, चल ना दे देंगे पेपर, टेप टाप के दे देंगे, फर्रे बना रहे हैं, राइट। तो उसमें आपका अटेंशन कम होता है। तो अगर अराउजल बहुत ज्यादा है या अराउजल बहुत कम है, तो अटेंशन की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल चाहिए अटेंशन लाने के लिए। अभी अटेंशन तो आ गया, नेक्स्ट आपका होता है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग? जैसे अगर मैंने सारी चीजें एक बार में प्लेस कर दी, या कोई एग्जाम्पल ले लो पजल का, जिसमें सारे टुकड़े एक बराबर रखे होते हैं, है ना, सारे टुकड़े एक बराबर हैं, तो आप सब कुछ देखते हो कि मैं ये पजल कैसे सॉल्व करूंगी, एंड आप सब चीजों पे एक साथ ध्यान देते हो कि कौन सी चीज कहाँ पे लगेगी। या एमसीक्यू चॉइस क्वेश्चंस ले लो, राइट, जैसे उसमें क्या होता है कि आप सब ऑप्शंस को एक साथ एनालाइज करते हो कि हाँ इसमें कौन सा जाएगा। और सक्सेसिव होता है एक के बाद एक, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद आता है सी, है ना, इसी तरीके से 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो एक होता है एक साथ प्रोसेसिंग करना साइमल्टेनियस, और एक होता है सक्सेसिव प्रोसेसिंग करना, और तीसरी चीज होती है हमारी प्लानिंग। अब ये प्लानिंग क्या होती है? देखो, अब तुमने ऑलरेडी अटेंशन अराउजल कर लिया, साइमल्टेनियस सक्सेसिव सब कुछ कर लिया, अब तुम क्या करोगे? प्लानिंग करोगे कि यार मुझे ये चीज कैसे करनी है। अब टीचर ने एग्जाम अनाउंस कर दिया, तुमने दिमाग लगा लिया, तब तुम देखोगे यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, चलो यूट्यूब खोल के वीडियो देख लेते हैं, या स्कूल में जाके दोस्तों से पूछ लेंगे, या टीचर से पूछ लेंगे, ये सारी चीजें करते हो। तो वो क्या होता है कि आप देखते हो कि आपको कौन सी चीज कब कैसे करनी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्लानिंग ढंग से नहीं करी तो रिजल्ट भी ढंग से नहीं आएगा। और जैसे हम लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, अरे भाई हाँ, हम लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, तो हम लिखते हैं यार मैं अगर ये नहीं बनी तो ये बन जाऊंगी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, है ना, ऐसा बनाते हैं। तो
अब हमें क्या करना होता है, हम देखते हैं कि यार प्लान ए में ये चीज सक्सेसफुल नहीं थी तो हम उसको यूज कर लेंगे प्लान बी में, प्लान बी में ये सक्सेसफुल नहीं था तो उसको यूज कर लेंगे सी में, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो भी हमने सोचा है क्या वो सही जा रहा है या वो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज प्लानिंग। अब इसके बाद एक और चीज है, इसमें से 2 बंदे हटा दो, किड भी हटा दो, ओ सॉरी 1 बंदा हटा दो, 2 बंदे बचे, जेपी दास और नागलरी। सो दास और नागलरी ने हमारा सीए सिस्टम दिया था जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी हमको उच्च लेवल का ज्ञान आता है वो फॉर्मल या इनफॉर्मल आता है। फॉर्मल लिखा पढ़ी करके स्कूल में जो तुमको पढ़ा देते हैं, और इनफॉर्मल ज्ञान तो आजकल के बच्चों को कुछ ज्यादा ही आ जाता है जो कि आप इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करके सीख लेते हैं, राइट। तो कॉग्निटिव फंक्शंस आपके होते हैं। अगर 5 से 18 साल के बच्चों में कोई डेफिशिट्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम के थ्रू आप उसको पता लगा सकते हैं। ये हमारे जेपी दास एंड नागलरी भाई साहब ने हमको दिया है। तो आई होप आपको ये सब समझ आया हो।